Dear students, in the last lecture we have started with the evidences of evolution. We have discussed that what is the definition of evolution. It is an orderly change which occurs from time to time. It occurs both in the non-living things as well as in the living things. So whatever are the changes which are going to take place from time to time in living organisms was termed as biological evolution. उसे कहा जाता है biological evolution. तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमने देखा था कि कई रिसर्चर्स ने अपने अपने तरह से स्टेटमेंट्स दिए थे. चार्ल्स डार्विन ने ऐसा कहा था कि नेचर हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन. सिमिलरली जो जॉर्ज कुवियर, he is known as the father of paleontology. इनके अलावा ऐसे कई रिसर्चर्स थे जैसे कि एरिस्टोटल थे, फिर ह्यूगो डी व्रीज थे जिन्होंने कहा था कि म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है. तो ऐसे कई रिसर्चर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे दैट हाउ द इवोल्यूशन माइट हैव अकर्ड और व्हाई द इवोल्यूशन माइट हैव अकर्ड. कि नेचर में इवोल्यूशन होता ही क्यों है, ये चीजें समझाई गई हैं विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स बाय डिफरेंट रिसर्चर्स. बट इवोल्यूशन को अगर समझना हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एविडेंसेस. एविडेंस के बिना हम कोई चीज को मान नहीं सकते. इसीलिए वी हैव स्टार्टेड दैट विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस आर देयर फॉर अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन. हम कैसे मान ले कि पास्ट लाइफ फॉर्म्स में जो ऑर्गेनिजम्स थे और अभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर है या नहीं, या उनमें कोई सिमिलैरिटीज है या उनमें डिफरेंसेस हैं, ये हम कैसे मान सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दोज एस्पेक्ट्स ओनली व्हेन वी कंसिडर द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो सबसे पहले एविडेंसेस की हमने बात की थी वो थे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और उसके बाद हमने बात की थी कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस. तो पहले हम आज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस को थोड़ा डिटेल में और स्टडी कर लेते हैं. पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने ये बात की थी दैट फादर ऑफ मॉडर्न पैलियोंटोलॉजी वाज जॉर्ज कुवियर, और उन्होंने ये समझाया है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर फॉसिल्स. जब हम बात करते हैं तो फॉसिल्स इटसेल्फ क्या होते हैं, क्योंकि पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. तो फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स तब बनते हैं जब, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फॉसिलाइज हो जाते हैं. कब फॉसिलाइज हो जाते हैं, जब उनके कोई डेड रिमेन्स या उनके जो पार्ट्स होते हैं दे कम within they fall in the sedimentary rocks and then after layer रॉक्स की जो सॉइल की जो लेयर है वो ऊपर बनती जाती है, जमती जाती है, और जैसे जैसे वो एक के ऊपर एक लेयर सेडिमेंट होता रहता है वैसे वैसे वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एज इट इज फॉर्म में उसके जो हार्ड पार्ट्स है या तो फिर उसके जो इम्प्रेशंस है जैसे कि नेल्स हैं, क्लॉज हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और वो डिग्रेड नहीं होते. जो बाकी का मसल और एवरी दूसरा जो मटेरियल है वो तो शायद थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा बाय माइक्रोबियल एक्शन, बट बाकी के जो मटेरियल है वो एज इट इज रह जाते हैं. ऐसा भी होता है कि डीप ओशियंस में ऑर्गेनिज्म डिग्रेड भी नहीं हुआ होता, डीके भी नहीं हुआ होता और एज इट इज फॉसिलाइज हो जाता है. इवन इन द वेरी कोल्ड रीजन्स लाइक साइबेरिया या ऐसे एकदम ठंडे जो जगह होते हैं वहां पे ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स जो होते हैं वो एज इट इज विद द होल मसल्स एंड एवरीथिंग वो फॉसिलाइज हो जाते हैं और डिग्रेड नहीं हो पाते क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रॉक्स के लेयर का सेडिमेंटेशन हो जाता है. तो फॉसिल्स इस तरह बनते हैं. तो फॉसिल्स बनने पर फॉसिल्स की एज जान सकते हैं हम बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स. जो रेडियोएक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड है इट इज वन ऑफ सच मेथड बाय विच द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी नोन, और उसी से हमें पता चलेगा कि ये फॉसिल्स कितने पुराने होते हैं, कितने साल पुराने हैं, ये हम जान सकते हैं. तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में. सो फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इज द नेचर एंड नंबर ऑफ फॉसिल्स. पहले हम बात करते हैं नेचर एंड नंबर ऑफ फॉसिल्स. So it has been found that the fossils were very few
in the older rocks as compared to those in recent layers of soil. नेचर एंड नंबर मतलब फॉसिल्स के नंबर कहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं? तो जो बहुत ही नीचे जो लेयर्स है सॉइल के, या तो हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के जो लेयर्स है बहुत ही नीचे जो सेटल हो चुके हैं, उनमें बहुत ही कम फॉसिल्स पाए जाते हैं, जबकि जो रॉक्स सबसे ऊपर के सरफेस पे है या तो थोड़े ही नीचे तक है, ये रॉक्स में फॉसिल्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिले थे। इसीलिए क्योंकि जब बहुत साल पहले, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट several years back, what might have happened that the number of organisms were very few, and at that time there were hardly some invertebrates that were existing. और इनवर्टिब्रेट्स जो एग्जिस्ट हो रहे थे उनके स्ट्रक्चर्स भी काफी सिंपल थे, इसीलिए वो ज्यादा शायद फॉसिलाइज नहीं हो पाए, और अगर कोई फॉसिल्स मिले भी हैं तो वो बहुत ही कम और बहुत ही रेयर फॉसिल्स है। तो नेचर और नंबर से हम ये कहना चाहते हैं दैट ओल्डर रॉक्स, very older rocks which are sedimented deep down into the soil are having less number of fossils as compared to the rocks which are being present at the superficial layers। मतलब अभी जो थोड़े ऊपर के जो लेयर्स हैं उसमें ज्यादा फॉसिल्स हैं, ना ही ज्यादा फॉसिल्स है बट अलोंग विद दैट ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉसिल्स मिले हैं उनमें, जबकि ओल्डर जो रॉक्स थे उनके फॉसिल्स काफी सिंपल थे। सिंपल फॉसिल्स इसीलिए थे क्योंकि उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ही कम थी, इसीलिए सिंपल फॉसिल्स थे, जबकि रीसेंट लेयर्स के फॉसिल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन द डिफरेंट स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, लेयर्स की हम बात करें जैसे कि बहुत ही नीचे का लेयर है उसके ऊपर तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फॉसिल्स। तो फॉसिल्स जो है, द फॉसिल्स फाउंड एट वेरी डीप लेयर्स, very deep layers of soil are simpler as compared to fossils found in the top layers of the soil। क्या लिखा है हमने कि जो फॉसिल्स थे दैट वर फाउंड इन द डीप लेयर्स, जो बहुत ही नीचे के लेयर्स में जो फॉसिल्स मिले थे वो फॉसिल्स काफी सिंपल थे ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि जो फॉसिल्स अभी हमें ऊपर के लेयर्स में जो मिल रहे हैं वो फॉसिल्स काफी कॉम्प्लेक्स है। ये समझाता है कि प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स थे, आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे वो काफी सिंपल हुआ करते थे, जबकि अभी के जो रीसेंट ऑर्गेनिजम्स है उनका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा है। अगर हम देखने जाएं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉसिल्स जो भी मिलते हैं वो मैमल्स के हैं, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो लास्ट 2 मिलियन ईयर्स से डोमिनेट कर रहे हैं, और इसीलिए नॉट इवन 2 मिलियन, 0.2 मिलियन ईयर्स से डोमिनेट कर रहे हैं। और इनके अगर फॉसिल्स देखने जाएं तो ये फॉसिल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू फॉसिल्स व्हिच वर फाउंड इन द older and very deep layers of the soil। फॉसिल्स जो भी मिलते हैं वो मैमल्स के हैं, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो लास्ट 2 मिलियन ईयर्स से डोमिनेट कर रहे हैं, और इसीलिए नॉट इवन 2 मिलियन, 0.2 मिलियन ईयर्स से डोमिनेट कर रहे हैं। और इनके अगर फॉसिल्स देखने जाएं तो ये फॉसिल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू फॉसिल्स व्हिच वर फाउंड इन द older and very deep layers of the soil। अनदर थिंग इज, अगर आपने कल का लेक्चर बहुत ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग एरास की हमने बात की थी। मैंने आपको एक इमेज सेंड की थी जिसमें हर एक एरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स डोमिनेंट थे उसके बारे में बात की है। तो वो जो प्रोटेरोजोइक एरा था, देयर वर डिफरेंट एरास लाइक प्रोटेरोजोइक एरा, राइट। उसके बाद था देयर वाज मीसोजोइक एरा,
देन देयर वाज सिनोजोइक एरा। तो प्रोटेरोजोइक एरा जो है उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? तो एट दैट टाइम देयर वर हार्डली सम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, और इसके साथ साथ थे थोड़े बहुत फिशेस, एंड अलोंग विथ फिशेस देयर वर एम्फीबियंस। तो प्रोटेरोजोइक जो रॉक्स होते हैं, मतलब प्रोटेरोजोइक एरा के टाइम के रॉक्स जो है, बहुत ही ज्यादा पुराने जो रॉक्स हैं, उनके रॉक्स में फॉसिल्स मिले थे। पर वो फॉसिल्स भी कैसे थे? दे वर फॉसिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस। दिस प्रूव्स दैट अबाउट दैट मच टाइम ओल्डर कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट हो रहे थे? सिर्फ एम्फीबियंस थे, फिशेस थे, और यहाँ पे लिखा है एम्फीबियंस, फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स थे। इसका मतलब कि उस टाइम पे शायद दूसरे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो ये एविडेंस प्रूव करता है कि प्रोटेरोजोइक एरा में डोमिनेंट कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? यही ऑर्गेनिजम्स थे, इसीलिए सिर्फ इन्हीं के फॉसिल्स मिले हैं। सिमिलरली अगर मिजोजोइक एरा की बात की जाए तो ये एरा के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले थे। रेप्टाइल्स के फॉसिल्स से ही तो हमें पता चला है दैट डायनासोर्स वर द लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम। और डायनासोर्स जो है उसमें उनके फॉसिल से ही हमें पता चला है कि ये जो डायनासोर्स हैं उनमें कई ऐसे डायनासोर्स हैं जो लार्जेस्ट फ्लैश ईटिंग डायनासोर्स हैं, जैसे कि टायरेनोसॉरस। तो ये हमें उस टाइम के रॉक्स के फॉसिल्स में से मिला है, which proves that dinosaurs were existing in a Jurassic period and the era was known as the Mesozoic era. ये भी हमें प्रूव होता है कि अभी के जो रिसेंट फॉसिल्स हैं, जो अभी टॉपमोस्ट लेयर्स पे ही मिल जाते हैं, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये फॉसिल्स किसके होते हैं? मैमल्स के होते हैं, और इसीलिए माना जाता है कि मैमल्स आर द मोस्ट डोमिनेंट क्रीचर्स एग्जिस्टिंग इन द सिनोजोइक एरा विच इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो ये हमें जब हम दूसरे एरा, मतलब बहुत ही ओल्डर, जितने डीप और जितने ओल्डर रॉक्स हम देखते हैं, उससे हमें ज्यादा पता चलता है कि उस टाइम पे कौन से ऑर्गेनिजम्स डोमिनेंट होंगे। इसीलिए उस चार्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि एज ऑफ फिशेस, एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, एज ऑफ एम्फीबियंस, ये बताया गया है, विच शोज दैट विच ऑर्गेनिजम्स वर डोमिनेंट इन दोस एरा। और ये हमें कैसे पता चला है? through the different rocks which are being searched out, which are very older and they are found at certain places. तो ये हम जान सकते हैं that is distribution of fossils in the strata. अलग अलग स्ट्रेटा में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटेरोजोइक रॉक्स जो मिले थे उनमें हमें एम्फीबियंस के फॉसिल्स मिले हैं। मिजोजोइक एरा के जो रॉक्स थे उसमें हमें डायनासोर्स जैसे रेप्टाइल्स के फॉसिल्स मिले हैं। सिनोजोइक एरा में अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हमें मैमल्स के आसानी से फॉसिल्स मिल सकते हैं, उसके लिए ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बताता है कि मैमल्स अभी डोमिनेंट है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स इन द स्ट्रेटा। अनदर थिंग इज दैट, तीसरी हम चीज कंसिडर कर सकते हैं दैट द डिफरेंस in the past form organisms, past form of organisms, then recent ones. Comparative studies of fossils helps us to understand how the past life forms work. जब हम अलग अलग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेड लेयर्स, जब उनमें से हम फॉसिल स्टडी करते हैं तो हम एक और चीज देखते हैं कि फॉसिल्स के कंपैरिजन से पता चलता है दैट हाउ देयर वाज प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स जो थे उनमें और हम में क्या डिफरेंस है। एक इजी एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस जो हैं दे आर बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट यू माइट नो दैट द मॉडर्न मैन जो है, जिसे हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, इनसे पहले भी देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमंस व्हिच वर नोन एज होमो इरेक्टस, राइट, होमो हैबिलिस, ऐसे अलग अलग स्पीसीज थे। तो क्यों हम ऐसा बोलते हैं दैट होमो इरेक्टस आर डिफरेंट देन मॉडर्न मैन? तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे, ये ह्यूमंस ही थे
they were having certain characters. They behaved like beast. They lived in the forest. They had different facial features. They had different body structure. Later on, if you observe a civilized modern man, तो civilized modern man में आपको बहुत सारी अलग characters देखने को मिलेंगे, whether it is facial features or whether it is their body structure or whether it is their chin part. ये chin जो है that is known as simian shelf. जो ओल्डर जो ह्यूमंस थे उनमें बहुत ही ज्यादा एनलार्ज था और हम में इतना एनलार्ज नहीं है. तो ऐसे जो चेंजेस आए हैं वो हम कैसे जान सकते हैं? अगर हमें प्रिमिटिव ह्यूमन का अगर फॉसिल मिले और उसे हम मॉडर्न मैन के फॉसिल के साथ कंपेयर करें तो हम जान सकते हैं कि स्केलेटन में भी थोड़े बहुत वेरिएशंस आए हुए हैं. और ये सारे वेरिएशंस जो हैं दैट कैन बी अंडरस्टूड दैट व्हाट वेर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट and the humans which are existing right now. If you are comparing humans तो humans ले सकते हैं, कोई दूसरा एनिमल कि पहले के रेप्टाइल्स और अभी के रेप्टाइल्स आर दे एग्जैक्टली सेम, आर दे शेयरिंग कॉमन कैरेक्टर्स, आर देयर आर एनी डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स. दीज ऑल थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड व्हेन यू स्टडी द फॉसिल्स. तो फॉसिल्स के बारे में हमें 3 चीजें पता चली है कि नेचर और नंबर ऑफ फॉसिल्स ये समझाता है कि ये जो ओल्डर जो थे फॉसिल्स, ओल्डर जो रॉक थे उसमें बहुत ही कम फॉसिल्स थे एज कम्पेयर टू द न्यूअर लेटेस्ट रॉक्स जो है उनमें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स ऐसा समझाता है कि प्रिमिटिव रॉक्स में जो फॉसिल्स थे वो काफी सिंपल थे और अब जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये समझाता है कि ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, मतलब इवोल्यूशन या चेंजेस तो हुए हैं ही. और ये हमें बताता है डिफरेंस इन द पास्ट लाइफ फॉर्म्स, जो लाइफ फॉर्म्स में वेरिएशंस है. अब हम आगे देखेंगे कि पैलियोंटोलॉजिकल में एविडेंसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मिसिंग लिंक्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 2 के कैरेक्टर्स शेयर करते हो, 2 अलग फाइलम के कैरेक्टर्स शेयर करते हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की हम आगे बात करते हैं. Another thing which is very important to understand by fossils is the missing links. मिसिंग लिंक्स मतलब क्या होता है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स हमें मिले हैं विच आर शेयरिंग द कैरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स. ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पर इनके ऐसे फॉसिल्स हमें अलग अलग जगह पे मिले हैं कि ये 2 ग्रुप्स के बीच में कोई कैरेक्टर्स कॉमन हो, वैसे कैरेक्टर्स दिखाते हैं. तो पहला ही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है ऑर्गेनिज्म शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आर्कियोप्टेरिक्स की. आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको उसके इमेजेस मिलेंगे और इमेजेस से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो. सो आई इंसिस्ट यू टू गो थ्रू दोज इमेजेस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, उसके जो फॉसिल्स मिले थे वो उसे देख के ऐसा पता चला कि इट शेयर्स द कैरेक्टर्स बिटवीन रेप्टाइल्स ऑल्सो एज वेल एज एव्स. मतलब उसमें दोनों के कैरेक्टर्स थे. कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो रेप्टाइल लाइक थे और कई ऐसे कैरेक्टर्स थे जो एव्स लाइक थे, मतलब बर्ड्स की तरह थे. तो रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स में क्या था? तो उनके पास देयर वाज प्रेजेंस ऑफ अ टेल लाइक स्ट्रक्चर. तो टेल प्रेजेंट होती है तो वो एक रेप्टिलियन कैरेक्टर है. इसके अलावा उनके बोन्स न्यूमैटिक नहीं थे, मतलब पोरस बोन्स नहीं थे उनके पास. उनके बोन्स कैसे थे? रिजिड थे. तो रिजिड बोन्स, सॉलिड बोन्स रेप्टाइल्स में होते हैं, क्योंकि एव्स जो होते हैं उनमें पोरस बोन्स होते हैं, उनके बोन्स में काफी होल्स होते हैं. तो ऐसे रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स मिले थे कि उनके बोन्स न्यूमैटिक नहीं थे, पोरस नहीं थे, उनके पास टेल जैसा स्ट्रक्चर था. तो ये रेप्टाइल लाइक कैरेक्टर्स हुए. पर एव्स लाइक कैरेक्टर्स भी थे क्योंकि उनके पास देयर वाज प्रेजेंस ऑफ द बीक. तो प्रेजेंस ऑफ बीक इज अ बर्ड लाइक कैरेक्टर. दूसरा, उनके पास था फेदर्स, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड देयर फोरलिम्स वेर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. मतलब ये ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ कि विंग्स भी हैं और टेल लाइक स्ट्रक्चर भी है और उनके पास बीक भी है और बोन्स पोरस भी नहीं है. तो ऐसे मिक्स्ड कैरेक्टर्स थे उनके पास. इसीलिए ऐसा माना जाता है कि रेप्टाइल्स जो हैं और एव्स हैं, इनके दोनों के कैरेक्टर्स आर्कियोप्टेरिक्स में प्रेजेंट थे. इसीलिए एव्स को माना जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि सम ऑफ द रेप्टाइल्स माइट हैव इवॉल्व्ड टू फॉर्म द बर्ड्स. मतलब जो बर्ड्स जो कैटेगरी आई है वो रेप्टाइल्स के ही कई मॉडिफिकेशंस के बाद शायद एव्स डेवलप हुए होंगे. इसीलिए एव्स को कहा जाता है
ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ओके, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इक्थियोस्टेगा। इक्थियोस्टेगा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर्स हैं और फिशेस के भी कैरेक्टर्स हैं। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लिंक बिटवीन, ये ऑर्गेनिजम्स को लिंक कर रहा है, किसको, एक एम्फीबियन ग्रुप को लिंक कर रहा है विद द फिशेस। मतलब दे हैड a strong flippers like structures, they could even come up on the land and they could even go into the water। तो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स इनके पास थे, इसीलिए इनको मिसिंग लिंक्स कहा जाता है। दो ये ऑर्गेनिजम्स अभी तो नहीं है। Semoria is one such another organism which is a link between amphibians and reptiles। मतलब एम्फीबियन कैरेक्टर्स भी हैं और रेप्टाइल कैरेक्टर्स भी हैं। ये बताता है कि जैसे हम लोअर फाइलम से, सिलेंट्रेटा से स्टार्ट करके जब हम आगे टू द होल वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के अंदर जब अब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स की बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या हुए होंगे, स्लोली एंड स्लोली इवॉल्व हुए होंगे टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। मतलब ये जो एम्फीबियंस हैं उन्हीं में से आगे, एम्फीबियंस में से ही आगे शायद थोड़े रेप्टाइल्स बने होंगे और रेप्टाइल्स में से आगे एव्स बने होंगे, ऐसा कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे ये मिसिंग लिंक्स ये समझा रहा है दैट फॉसिल्स कैन बी इवन स्टडीड फॉर आइडेंटिफाइंग दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कनेक्टिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स। Next we will talk about the comparative anatomy and physiological evidences to study the evolution.